we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दोषी ठहराया गया है। International Crimes Tribunal has found deposed Prime Minister Sheikh Hasina guilty of crimes against humanity. Bangladesh court has pronounced the death sentence to ousted Prime Minister Sheikh Hasina. A special tribunal has found the deposed Prime Minister Sheikh Hasina guilty of crimes against humanity, and she's been sentenced to death. इस पूरे मामले के तार बांग्लादेश में कुछ महीनों पहले हुए वायलेंट आंदोलन से जुड़ते हैं। इसके लिए आपको कुछ महीनों पहले के उन इवेंट्स की याद दिलाता हूं दोस्तों, जहां से ये सारी बातें शुरू हुई थी। वीडियो के एंड तक आपको मालूम पड़ेगा कि ये भारत के लिए कैसी गहरी साजिश है। तो दोस्तों, ये बात है जून 2024 की, जब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 30% कोटा को फिर से लागू किया था। अब ये 30% कोटा क्या था जिस पर इतना बवाल हुआ? देखो, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के लिए 30% कोटा प्रणाली एक काफी कंट्रोवर्शियल रिजर्वेशन पॉलिसी है, जिसको 1971 के इंडिपेंडेंट वॉर में भाग लेने वाले मुक्तिदाताओं यानी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों और बाकी स्पेशल कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया था। इस कोटा सिस्टम के तहत पूरी सरकारी नौकरियों में 30% पद सिर्फ उनके लिए रिजर्व होकर रखे गए थे। अब इस रिजर्व कोटे में उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे या पोते शामिल थे। इस 30% के अलावा 10% कोटा उन महिलाओं के लिए था जिन्हें संग्राम के दौरान यौन हिंसा झेलनी पड़ी थी, उनके लिए ये सीट्स रिजर्व थी। इसके अलावा 40% कोटा अंडर डेवलप्ड जिलों के लोगों के लिए रिजर्व थी। वहीं बाकी की 20% नौकरियां मेरिट के आधार पर उपलब्ध थी। इस सिस्टम को ऐतिहासिक रूप से पीड़ित समुदायों को सशक्त बनाने और सरकारी नौकरी में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। अब देखो, इस सिस्टम ने विवाद तब पकड़ा जब इसको लेकर स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया, जिसके बाद ये उग्र हो गया। कई छात्र और युवा वर्ग इस कोटा सिस्टम से असंतुष्ट थे। उनके हिसाब से इस तरीके से मेरिट बेस्ड भर्ती प्रभावित होती थी। पूरे देश के टोटल सरकारी कोटे का एक बड़ा हिस्सा रिजर्व्ड कैटेगरी को चला जाता था। अब साल 2018 में बांग्लादेश की तब की सरकार ने इस रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म कर दिया। इसके बाद इसे लेकर विपक्ष और अदालत में कई कानूनी संघर्ष हुए। धीरे धीरे इस कोटा की बहाली की मांग बढ़ी, जिससे 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहाल करने का आदेश जारी किया। ठीक इसी के बाद से स्टूडेंट्स का रेवोल्यूशन और ज्यादा बढ़ गया। साल था 2024, जिस साल में सुप्रीम कोर्ट ने कोटा को कुछ हद तक सीमित करते हुए मेरिट आधारित भर्ती को 93% तक बढ़ा दिया। अब मात्र 5% मुक्ति संग्राम योद्धाओं के लिए कोटा था और उनके परिवारों के लिए, 1% अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और 1% थर्ड जेंडर और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित था। पूरा बवाल इसी 30% कोटे को पकड़कर हुआ है। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाने के पीछे कई सारे लॉजिक दिए गए हैं। वहां की अदालत ने पाया कि शेख हसीना ने इस क्रांतिकारी आंदोलन को ब्रूटैलिटी से एड्रेस किया। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों के इस्तेमाल का उन्होंने आदेश दिया। उनके आदेशों के कारण हजारों लोग मारे गए। सोचिए, इस मामले में वो मुकदमा चलाने वाली अदालत में थी भी नहीं, क्योंकि इस आंदोलन के उग्र होने के बाद से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत भागना पड़ा। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग फिलहाल वहां के चुनावों को नहीं लड़ सकती, प्रतिबंधित है, और देश में भारी अनरेस्ट है इनके खिलाफ। इस हिंसा में लगभग 1400 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 25,000 घायल हुए। अब इसके पीछे कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज चलती हैं। इनमें से सबसे पॉपुलर है CIA की खुफिया जानकारी, जिसके बाद से बांग्लादेश की सरकार को गिराने की तैयारी शुरू हो गई। और इसके पीछे थे 5 बड़े कारण। पहला कारण यह बताया जाता है कि शेख हसीना ने अमेरिकी सेना के लिए बांग्लादेश में मिलिट्री बेस देने से मना कर दिया। इसमें सबसे खास था सेंट मार्टिन आइलैंड, जिसको लेने के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया था। इसको लेकर अब बताया जाता है कि अमेरिका इस बेस के जरिए चाइना को घेरे में लेने की स्ट्रैटेजी बना रहा था, लेकिन शेख हसीना ने इसे एक्सेप्ट न करते हुए इसे नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ माना। यह भारत के लिए भी जरूरी चीज थी, क्योंकि भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन ये नहीं चाहता कि उसके बगल में आके अमेरिका बैठ जाए। दूसरा कारण यह था कि शेख हसीना यूएस की, अमेरिका की ओर से बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप को नकारती थी और अमेरिका को उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में शामिल मानती थी। उनके हिसाब से अमेरिका ने 1975 में उस खूनी कूप में भूमिका निभाई थी जो उनके पिता की हत्या का कारण बना। ये उस गहरे अविश्वास की वजह बनी थी। वो बिल्कुल भी अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करती थी। तीसरा कारण, साउथ एशियन इलाके की वो लड़ाई जिसे अमेरिका ने अपनी नाक की लड़ाई माना है। अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश उसकी फॉरेन पॉलिसी के साथ खड़ा रहे। खासकर चाइना के बढ़ते प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए उसे बांग्लादेश की जरूरत थी। किसे? अमेरिका को। शेख हसीना की सरकार जो भारत के करीब थी, अमेरिका के साउथ एशियन रणनीति के लिए कभी कभी वो परेशानी बनती थी। यही कारण है तब अमेरिका ने उन नेताओं का समर्थन किया जो कि अमेरिकन पॉलिसी के हिसाब से चलते थे।
चौथा कारण, बांग्लादेश के कुछ पूर्व मंत्रियों और ऑफिसर्स का, अधिकारियों का दावा है कि CIA ने सेना के मुख्य अधिकारियों के माध्यम से शेख हसीना की सरकार को उखाड़ने की योजना बनाई थी। सेना के नेता वाकरुज़मान को CIA एजेंट बताया गया, जिसने कथित तौर पर एक इंटेलिजेंस सपोर्ट देकर सरकार को गिराने में हेल्प की थी। पांचवां कारण, अमेरिका और CIA ने बॉयकॉटेड पॉलिटिकल पार्टीज और अल्पसंख्यक समूहों को समर्थन देकर शेख हसीना के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश की थी। ये सारी विपक्षी ताकतें शेख हसीना के सत्ताधारी आवामी लीग के खिलाफ थी, जिनका पर्पस था सत्ता परिवर्तन। दोस्तों, यही वजह थी जिसके पीछे अमेरिकन ताकतें लगी हुई थी। इस कॉन्स्पिरेसी थियरी के हिसाब से शेख हसीना को हटाना अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसके बाद जो खेल शुरू हुआ वो भारत के लिए बहुत खतरनाक था। दरअसल अभी बांग्लादेश में चुनाव होने वाले थे, उससे ठीक पहले शेख हसीना को ऐसी सजा दे देना यह बताता है कि कुछ ताकतें बांग्लादेश को पूरी तरह से कंट्रोल में कर चुकी हैं। बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल ने कहा है कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख वाकरुज़मान CIA के एजेंट थे और उन्होंने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक साजिश रची थी। इस कथित साजिश में CIA ने इस सेना प्रमुख के माध्यम से इंटरफेयर किया, जो शेख हसीना के रिश्तेदार भी थे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि CIA और कुछ विदेशी शक्तियां साउथ एशियन देशों में ताकतवर पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए एक्टिव है। इसी साजिश का एक हिस्सा भारत को बांग्लादेश के जरिए इनस्टेबल करने के लिए, अस्थिर करने के लिए भी एक्टिव है, काम कर रहा है। शेख हसीना भारत के अंदर अब दोबारा से ये बोलना शुरू कर चुकी हैं कि वो बांग्लादेश में वापसी करेंगी। हालांकि उनकी राजनीतिक पार्टी को बांग्लादेश में बैन कर दिया है, मगर जिस तरह के हालात बांग्लादेश में हैं वो ये बताते हैं कि अब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का भी फ्रंट ओपन हो चुका है। ये भारत के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि यहीं से वो 22 किलोमीटर चौड़ा चिकन नेक भी खतरे में है। भारत की सरकार ने इसी सोच के साथ इस इलाके में रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क को बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजी और दूरसंचार को भी बढ़ाया है। फिर भी इस तरह की साजिश को बेनकाब ही नहीं करना, बल्कि इस पर एक ठोस कार्रवाई करना भी जरूरी है। सूत्रों की माने तो भारत की खुफिया एजेंसियों ने यह काम बांग्लादेश में शुरू भी कर दिया है, मगर इसके रिजल्ट्स आने में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। तब तक पाकिस्तान की सिकाई जारी रहेगी। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, देश के अंदर लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा बदला जा रहा डेमोग्राफिक षड्यंत्र अब बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एक इलाके जिसका नाम गुलशन कॉलोनी है, इस कॉलोनी में ज्यादातर लोग मेडिकल वीजा लेकर आए थे, लेकिन वो वहीं बस गए। गुलशन कॉलोनी को अवैध घुसपैठियों का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां से कई राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं भी हो रही हैं। सूत्रों ने बताया कि इस गुलशन कॉलोनी में लगभग 1 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए रहते हैं, जबकि वहां की वोटर लिस्ट में मात्र 4000 ही रजिस्टर्ड हैं। यह संख्या रीजनल डेटा और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है, जो इस इलाके में अवैध घुसपैठियों की भारी उपस्थिति को दर्शाती है। अब सोचिए हमारा देश किस किस तरीके के चैलेंजेस को फेस कर रहा है, और क्या इस देश की डेमोक्रेसी पर किसी और का अधिकार होता जा रहा है? शेख हसीना के साथ ये सब होना सिर्फ एक इशारा है, इसके आगे का षड्यंत्र क्या है ये बहुत ही गहरा है। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी शेयर करिएगा कि क्या आपको शक है कि आपके अगल बगल के इलाकों में भी कुछ लोग हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो वो कौन सा इलाका है उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।